हाय एवरीवन, वेलकम टू विशाल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 मैं 3 लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड किया हूं सब्जेक्टिव से रिलेटेड। अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव का, तो ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी में बता चुका हूं। बाकी आप लोगों को याद रखिएगा, दिल पे ठान लीजिए कि 30 में से 30 ठोक के आना है इस बार। भले हम लोग हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, सोशियोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में नहीं सके, अगर जो भी स्टूडेंट 30 में से 30 किए हैं उनके लिए ये तो बहुत अच्छी बात है। जो नहीं किए वो इरादा कर लीजिए पहले से ही कि इस बार हमको 30 में से 30 लाना है, ठीक है। और बात रही सर आप लोगों का सीयूटी पेपर का, तो याद रखिएगा सीयूटी का पेपर बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर सीयूटी एग्जाम क्या है मुझे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो अगर आप लोग चाह रहे कि सर हम लोगों को सीयूटी के बारे में विस्तार पूर्वक बता दीजिए, तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सीयूटी को लेकर इंटरेस्ट रखते होंगे। याद रखिएगा सीयूटी के बारे में अगर फुल जानकारी चाहते हैं, सिलेबस चाहते हैं, कहां से क्वेश्चन आती है, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगी, फी कितना है, A to Z में आप लोगों को एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोगों का डिमांड रहा कि सर एक वीडियो में सीयूटी के बारे में बताएं, तो चलिए आज हम लोग आगाज करते हैं आज की क्लास को। मां तेरे पसीने के हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। भले हमारी जिंदगी गरीबी अवस्था में गुजरी है, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, पर माता पिता का जिंदगी गरीबी अवस्था में गुजरना नहीं चाहिए। भले आज हम साइकिल लेकर कॉलेज जा रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा समय लाएंगे कि हर एक माता पिता को, मैं अपने माता पिता को एक सरकारी वाहन में, सरकारी गाड़ी में घुमाएंगे। बस इस बात को यकीन मानिए, ठीक है। मेहनत करेंगे दुनिया पलट जाएगी। मेहनत एक ऐसा चीज है मेरे भाई, याद रखेगा, जो गैरों भी अपने हो जाते हैं, और मेहनत से ही सब कुछ हासिल किया जाता है, ठीक है। चलिए सर एक एक क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है समाजवादी दल और कम्युनिस्ट दल। मैं बात करूं, जब मैं एग्जाम दिया था मुझे पूरा याद है मेरे भाई, एक बार पूछा गया था 2014 में और 2016 में, उसके बाद ये क्वेश्चन गायब हो चुका है। और मैं चाह रहा हूं कि मैं स्पीड में इसके बारे में बता दूं, अगर आपके पेपर में आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे, समाजवादी दल, कम्युनिस्ट दल। ये लोकतंत्र विचारधारा पर विश्वास करते हैं। जो समाजवादी दल होती है ना, वह लोकतंत्र विचारधारा पर विश्वास करते हैं। अगर मैं बात करूं कि कम्युनिस्ट दल या ये सर्वहारा के अधिनायकवाद में विश्वास करते हैं, ठीक है। ये लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, ये सर्वहारा में विश्वास करते हैं। पॉइंट नंबर 2, यहां पूंजीवादी और समांतवाद को समाप्त करना नहीं चाहते हैं। यह पूंजीवादी और समांतवाद को समाप्त करना नहीं चाहते, पूंजीवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने के पक्ष में है, और ये पूंजीवाद को पूरी तरह से समाप्त करने के पक्ष में है। कौन? कम्युनिस्ट दल, ठीक है। सामाजिक न्याय करने के लिए लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। सामाजिक न्याय जो होती है ना, न्याय बोलते हैं ना कि इसको न्याय मिलना चाहिए, वही कह रहा है कि सामाजिक न्याय करने के लिए लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं। ये अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हिंसक व्यवस्था अपनाते हैं। ये अपने उद्देश्य को, मतलब अपना बोलते हैं कि मुझे कुछ मिल जाए, उसके लिए मुझे कितना भी हिंसक हो क्यों ना करना पड़े, मैं तैयार हूं। ये है कम्युनिस्ट दल, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा सा ओवरव्यू देख लीजिए। ये क्वेश्चन एक बार 2014, 2016 में पूछा गया, तो उसके बाद अभी तक नहीं पूछा गया। हो सके आपके पेपर में आ जाए तो आपको इसी तरह से लिखना है। चलिए सर क्लास को हम लोग आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर, कांग्रेस के पतन की विवेचना करें। एक समय आया था, याद रखिएगा, जब कांग्रेस का काफी ज्यादा दबदबा था, और कहा जाता है कि जिसका उदय हुआ है उसका अंत भी होगी। यस या नो? ठीक, इसी तरह से आजादी के बाद से लेकर 1967 तक कांग्रेस पार्टी का भारत में काफी ज्यादा दबदबा था, लेकिन एक समय ऐसा आया था कांग्रेस पार्टी का भी क्या हो गया, पतन हो गया था। कारण पूछ रहे क्या? पहला, चमत्कारी नेताओं का अभाव। पहले जो बड़े बड़े नेता थे, दिग्गज नेता थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। सन 1976 ईस्वी को कांग्रेस के पास नेहरू जैसे कोई चमत्कारी नेता नहीं था जो कांग्रेस का प्रभुत्व को वापस लाए। मतलब जो कांग्रेस पार्टी का अगर मैं प्रमुख नेता की बात करूं तो वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू। चमत्कारी नेता का अभाव होने का कारण यह है कि 1976 ईस्वी में कांग्रेस के पास उतना ज्यादा चमत्कारी नेता नहीं थे जो कांग्रेस पार्टी के बागडोर को संभाल सके। पॉइंट 2, सिंडिकेट पार्टी को छोड़ना। 1969 ईस्वी में सिंडिकेट जैसे अनुभववाद व्यक्तियों के पार्टी छोड़ने कांग्रेस के पतन के प्रमुख कारण थे। धीरे धीरे सारे नेता ने, लीडर्सों ने कांग्रेस पार्टी को धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दिए और एक अगला पार्टी बनाए, और इस तरह से कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो गया। पॉइंट नंबर 3,
क्षेत्रीय दलों का उदय, कांग्रेस के पतन का एक प्रमुख कारण क्षेत्रीय दलों का उदय है, या क्योंकि वह अपने क्षेत्र में अपना प्रभाव डाल रहे थे। कांग्रेस पार्टी के विघटन के पतन के 3 कारक हैं। कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको पेपर में 3 कारक लिखना है। पहला, चमत्कारी नेता का अभाव। मैं जिस तरह से लिख रहा हूं आपको भी इसी तरह से लिखना है। सन 1976 ईस्वी को कांग्रेस के पास नेहरू जैसे कोई चमत्कारी नेता नहीं था जो कांग्रेस के प्रभुत्व को वापस लाएं। पहला, सिंडिकेट का पार्टी छोड़ना। 1969 में सिंडिकेट जैसे अनुभववाद व्यक्तियों के पार्टी छोड़ना कांग्रेस के प्रमुख कारण है। तीसरा क्या है, क्षेत्रीय दलों का उदय। क्षेत्रीय दलों का उदय क्या है कि कांग्रेस के पतन का एक प्रमुख कारण क्षेत्रीय दलों का उदय है, क्योंकि वह अपने क्षेत्र में अपने प्रभाव डाल रहे थे। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आते हैं सर 5 मार्क्स के क्वेश्चन पे। अब आते हैं हम लोग 5 मार्क्स का क्वेश्चन। भारत में जो प्रथम आम चुनाव हुए थे, चुनाव में चुनाव आयोग को किन समस्या का सामना करना पड़ा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में जब प्रथम आम चुनाव हुए थे 1952 में, उस समय जो चुनाव आयुक्त थे, इलेक्शन कमीशन थे, उनको क्या क्या कमियां का सामना करना पड़ा था, क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ा था, इसके बारे में आपको एक लेख लिखना है, याद रखना है। मैं जिस तरह से बोल रहा हूं ध्यान से सुनना है, ना कि इतना बड़ा आंसर आपको देखना है। ठीक है, चलिए सर आते हैं। पहला पे आते हैं सर कि अभी अभी भारत देश आजाद हुआ। अभी नहीं, 1947 में अभी अभी भारत देश आजाद हुआ ही था, और अभी का वातावरण भी अत्यंत तनावपूर्ण था। कुछ वर्ष पहले देश का विभाजन भी हुआ था, और तनावपूर्ण आने का एक ही कारण था, देश का विभाजन। भारत की जनता को वयस्क मताधिकार तो दे दिया गया, लेकिन लोगों को इसके प्रयोग के बारे में जानकारी बहुत कम लोगों को था। लोगों को कहा चलिए वोट दो, कोई बात नहीं है। तनावपूर्ण आने का एक ही कारण था कि भारत जैसे आजाद हुई थी, उससे 1 साल पहले भारत का विभाजन हो गया था। पाकिस्तान भारत से अलग हो गई थी। उस समय भारत में तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई थी। उसी समय क्या हुआ था, लोगों को मत अधिकार, वोट देने का अधिकार दिया। लोग वोट तो दे रहे थे, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं वोट सही जगह पे दे रहा हूं या नहीं। इसके बारे में भी समझिएगा। क्या रहा है कि भारत की जनता को वयस्क मताधिकार दे दिया गया, लेकिन लोगों को इसके बारे में, प्रयोग के बारे में जानकारी बहुत लोगों को नहीं था। उस वातावरण में चुनाव आयोग को स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने में निम्नलिखित परेशानियों का सामना करना पड़ा था। जैसे पॉइंट नंबर 1, चुनाव क्षेत्र की सीमाओं को निर्धारण करने। याद रखिए, जो चुनाव क्षेत्र होती है, जहां जहां चुनाव होते हैं, बूथ, हम लोग उसको बूथ बोलते हैं। चुनाव क्षेत्र की सीमाओं को निर्धारित करने थे। पॉइंट नंबर 2, योग्य मतदाताओं की मत सूची तैयार करना भी एक बड़ी चुनौती था। जो हम लोग वोटर कार्ड बोलते हैं ना, वोटर कार्ड, उसको एक तरह से तैयार करना, इतना बड़े कंट्री में तैयार करना उस समय पॉसिबल, अभी तो हो जाएगा पॉसिबल, लेकिन उस समय पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उचित रिकॉर्ड का अभाव था। सही आजा, क्योंकि उस समय जनगणना भी सही तरीके से नहीं हो रही थी। इस कारण से ये अभाव हो गई थी कि कौन से व्यक्ति का उम्र 18 साल हो गया, किसका नहीं हुआ है, मतलब सर्वे नहीं करा पाए थे। पॉइंट नंबर 3, 1952 के चुनाव के लगभग 17 करोड़ मतदाता थे। लगभग कितना थे? 17 करोड़ मतदाता थे, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से मतदान कराना एक बड़ा कार्य था। 17 करोड़ व्यक्ति को एक बार में मतदान कराना उस समय बहुत बड़ी चुनौती था। अगर मैं बात करूं 1952 की, तो उस समय चुनाव कराना, चुनाव हो या वोट डालना हो, या 17 करोड़ व्यक्तियों को वोट देना एक साथ में बहुत बड़ी एक तरह का चुनौती था। आते शायद यह विश्व का इस प्रकार का पहला चुनाव था जिसमें इतने मतदान थे, और ये उस समय 1952 में विश्व का पहला ऐसा देश था भारत, जहां पे 17 करोड़ व्यक्ति एक साथ में वोट डाल रहे थे। ये परेशानियों का सामना करना पड़ा था किनको? चुनाव आयुक्त को। इस चुनाव में 17 करोड़ मतदाताओं के द्वारा 479 लोकसभा के सदस्यों व 32 विधानसभा सदस्यों का चुनाव मापा जाना था। 17 करोड़ मतदाता में से केवल 17% शिक्षित थे। सोचिए 17%, याद रखिएगा 17% क्या हो जाएगी? ठीक है, 17% याद रखिएगा, 17% मतलब 17 करोड़ आबादी में सिर्फ और सिर्फ कितना परसेंट व्यक्ति पढ़ा लिखा थे? सोचिए कि ओनली फॉर 17% व्यक्ति शिक्षित थे। अब खुद अंदाजा लगा सकते हैं पहले कितने व्यक्ति अशिक्षित थे। चुनावी प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी रखने वाले चुनावी कर्मचारी बहुत कम थे, अतः यह भी एक बड़ी समस्या थी। ठीक है,
तो हम आशा करते हैं कि आपको ये चुनाव के बारे में समझ में आ गया कि भारत के जब प्रथम आम चुनाव हुई थी 1900 याद रखिएगा 1952 में, तो क्या क्या सामना करना पड़ रहा था आपको अच्छी तरह से पता हो गया। अब उम्मीद कर सकते हैं एक एक स्टेप बाय स्टेप लिखना है कि उस समय 17 करोड़ व्यक्तियों को एक साथ वोट डालना पॉसिबल नहीं, असंभव वाली बात थी। ये सब सामना करना पड़ रहा था चुनाव आयुक्त को। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। श्वेत क्रांति किसे कहते हैं? श्वेत क्रांति से तात्पर्य देश में दूध उत्पादन है। श्वेत क्रांति का संबंध किसे? दूध उत्पादन से है। दूध का उत्पादन है। भारत में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होती है उत्तर प्रदेश में। श्वेत क्रांति से तात्पर्य देश में दूध उत्पादन में ऐसा प्रयास करना जिससे उसमें अधिक वृद्धि हो। मतलब अगर आज 10 लीटर हम लोग दूध का उत्पादन कर रहे हैं, कुछ ऐसा तकनीक का प्रयोग करेंगे जैसे ये 10 किलो से 20 लीटर हो जाए। क्या हो जाए? 10 लीटर से 20 लीटर हो जाए। श्वेत क्रांति से तात्पर्य देश में दुग्ध उत्पादन में से ऐसा प्रयास करना जिससे उसमें अधिक वृद्धि हो। इसके अंतर्गत अच्छी नस्ल के पशुओं की व्यवस्था तथा वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करके दूध उत्पादन में वृद्धि हासिल की। इसे ही श्वेत क्रांति कहते हैं। श्वेत क्रांति का मतलब होता है दूध उत्पादन से संबंधित है। पहली बात आपको पता चल गया होगा। दूसरा, ऐसा प्रयास करना, दूध उत्पादन के लिए हम लोग ऐसा प्रयास करेंगे कि दूध उत्पादन पहले की तुलना में ज्यादा वृद्धि हो। पहला कंडीशन। इसके लिए अच्छे किस्म की, इसके अंतर्गत अच्छे किस्म, अच्छे नस्ल के भैंस का, गाय का प्रयोग करेंगे पहली, तथा पशुओं, मतलब पशुओं के हम लोग क्या करेंगे? व्यवस्था करेंगे, तथा वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करके, वैज्ञानिक सिस्टम का प्रयोग करके दूध के उत्पादन में हम लोग वृद्धि करेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं दुग्ध उत्पादन। आते सिर्फ हरित क्रांति। अब हरित क्रांति आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। हरित क्रांति का सकारात्मक पहलू क्या है? हरित क्रांति का नकारात्मक पहलू क्या है? ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ध्यान से समझिएगा। हरित क्रांति क्या है? सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कृषि की नई रणनीति अपनाई। समझिएगा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, और की जगह फरमाया। सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कृषि की नई रणनीति अपनाई। सरकार ने उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, कीटनाशक और बेहतर सिंचाई सुविधा किसानों को उपलब्ध कराना शुरू किया, जिसके कारण कृषि के क्षेत्र में आश्चर्यजनक विकास हुई। मतलब लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि कृषि में तो जो हम लोग सुधार कर रहे हैं वो वृद्धि तो होगी, लेकिन इतना वृद्धि हो जाएगा कोई ये सोच भी नहीं सका। समझिएगा, सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कृषि की नई रणनीति अपनाई। सरकार ने उच्च गुणवत्ता के बीज, अच्छे बीज लाए। पहले जो बीज का प्रयोग करते थे उससे अच्छा बीज का प्रयोग करने के लिए अच्छा बीज का लाए। उससे पूछा कि सरकार ने उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, कीटनाशक और बेहतर सिंचाई सुविधा किसानों को उपलब्ध कराना शुरू किया, जिसके कारण कृषि के क्षेत्र में आश्चर्यजनक विकास हुई। इसी को हम लोग बोलते हैं हरित क्रांति का रणनीति। इसके बारे में, हरित क्रांति के बारे में तो थोड़ा सा बहुत समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगी, यहाँ पे ध्यान नहीं देना, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू का वर्णन करें। जैसे मैंने आपको बताया था, वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू क्या है, मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताया था। एक बार देख लीजिएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को लेकर आप लोगों को चलना होगा। देखिए, पहला, हरित क्रांति के कारण कृषि की दशा सुधरी तथा सुधरी, यहां पे गलत होगी, याद रखिएगा, सुधरी या हम लोग बोल सकते हैं मेरे भाई, तो पूरा देहाती लैंग्वेज हो गया, या सुधार हुई, सुधार हुआ तथा सुधार हुआ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। हरित क्रांति के कारण कृषि के दशा सुधार हुआ तथा गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई। हरित क्रांति अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा सफल कौन सा राज्य में हुआ था? पंजाब में। कहां पे मेरे भाई? पंजाब में। कहां पे मेरे दोस्त? पंजाब में सफल हुई थी। ठीक है, समझिएगा। कौन सा फसल के रूप में? तो गेहूं। हरित क्रांति के कारण कृषि के दशा में सुधार हुआ तथा गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई। लोग पहले की तुलना में अगर 10 क्विंटल गेहूं का उत्पादन करते थे, तो लोग अगर अच्छे किस्म का पौधा, अच्छे किस्म के बीज का प्रयोग किए तो लोगों को लगा कि 10 से 12, 15, 20 तक हो सकती है। बिल्कुल यहाँ 3 गुना उत्पादन हुआ है। लोग आश्चर्यजनक हो गए कि इस तरह के किस्म का बीज का उपयोग करने से 3 गुना हमारे फसल में वृद्धि हुई है। नकारात्मक क्या है?
कृषि क्षेत्र के मशीनीकरण से ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हुई। बहुत डेंजरस है ये। आज दिन प्रतिदिन जो ग्रामीण इलाके के लोग बेरोजगारी हो रही है ना, यही रीजन है मेरे दोस्त। कृषि क्षेत्र में अगर हम मान लेते हैं कि 10 क्विंटल, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, अगर इतना बड़ा खेत को मुझे रोपना है तो हम लोग हल का प्रयोग करेंगे, 1 हल का, 2 हल का, 3 हल का प्रयोग करेंगे। एग्जांपल, अगर मैं मान के चलो मैं इतना बड़ा खेत का अगर उत्पादन करेंगे तो इसमें हम हल से जुताई नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मशीन का, अभी क्या है नेगेटिव क्या नकारात्मक, ध्यान से समझिए, यहां नहीं देखना है। अब इतना बड़ा खेत का हमें जुताई करना है, इस खेत को अगर हम जुताई करेंगे तो हम हल से तो कर नहीं सकते हैं, हल से करेंगे तो काफी ज्यादा समय लग जाएगी। अब हल से ना करने के बजाय हम मशीन लाएं। अब जो व्यक्ति 10 को व्यक्ति काम करते थे उस मशीन में अकेले काम कर दिया, पहला। दूसरी बात यहाँ ये है कि यहाँ पे पहले क्या होता था कि यहाँ पे लोग धान, मान लेते धान रोपना है तो धान महिलाएं और पुरुष मिलकर रोपते थे। इस तरह से यहाँ पे 10 व्यक्ति का प्रयोग किए, इससे 4 गुना जगह है तो यहाँ पे 40 व्यक्ति का प्रयोग होगा। लेकिन ऐसा मशीन आ गया है कि धान के पौधे को रख दिया जाए और वो मशीन रोपते चले जाएंगे। इस तरह से 40 व्यक्ति का काम सिर्फ एक व्यक्ति कर रहा है। इस तरह से हरित क्रांति के आने से भी जितना सकारात्मक पहलू में विचार किया गया है उससे कई गुना हानि जो है नकारात्मक में हो गई है। कैसे समझिएगा, कृषि क्षेत्र का मशीनीकरण से ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई है। हरित क्रांति के कारण नई मशीनीकरण हुआ तथा मशीनों व वस्तुएं बनाने वाले कारखाने बनी, जिससे अधिक लोगों को रोजगार मिली। अब हरित क्रांति आई मेरे भाई तो रोजगार की संख्या में वृद्धि होगी। यहाँ पे बाद में सबसे पहले कारखाना बसेगी, कारखाना बसने के बाद यहाँ पे लोग रोजगार जो वहाँ के आसपास होंगे, आसपास के इलाके के जो होंगे उन्हीं को रोजगार मिलेगी। एक तरह का क्या है, पॉजिटिव है, सकारात्मक है। हरित क्रांति के कारण कम उपजाऊ क्षेत्र के किसान का शोषण हुआ। अब छोटे छोटे जो किसान थे वो अब फसल को उत्पादन नहीं कर सकते। इस तरह से मैं बोल सकता हूँ हरित क्रांति का ये क्या है, किसानों पर शोषण हो रहा था, जो छोटे छोटे किसान लोग हुआ करते थे। एक तरफ है आपका पॉजिटिव, एक तरफ है आपका नेगेटिव, एक तरफ है आपका पॉजिटिव, एक तरफ है आपका नकारात्मक। एक बार अच्छी तरह से देख लीजिएगा, क्वेश्चन याद रखिएगा मैं क्या कर रहा हूं। हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं का वर्णन करें, सही तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन में आते हैं सर, राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य क्या है। याद रखिएगा, योजना आयोग द्वारा तैयार की गई योजना पर विचार विमर्श करना। योजना आयोग 1950 में तैयार किया गया है, इसी को हम लोग आज नीति आयोग के नाम से जानते हैं। पंचवर्षीय योजना के लिए आवश्यक दिशा निर्देश तैयार करती है। पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन के लिए संसाधनों का अनुमान लगाती है तथा उपज सुझाती है। राष्ट्र के विकास प्रभावित करने वाले सामाजिक आर्थिक नीति से संबंधित प्रश्नों पर विचार करती है। इसको आप लोगों को ज्यादा ध्यान नहीं देना है, जो ध्यान देना है बाबू रे उसको ध्यान से समझना है, जो जिसको ध्यान देना है उसे सही ढंग से भी देखना है। अब आते हैं सर, मैं आपको बता दूं प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 1956 तक हुई थी। कितना, 1951 से लेकर 1956 तक। फिर मैं बता दूं 1956 से लेकर 1961 तक। समझिएगा, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना है, ये दूसरा पंचवर्षीय। और पहला पंचवर्षीय और दूसरा पंचवर्षीय योजना के बारे में भरपूर मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना का निम्नलिखित उद्देश्य था। पहला उद्देश्य क्या था, समझिएगा। पहला उद्देश्य, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में ज्यादा जोर दिया। बिल्कुल सही बात है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि के सेक्टर में, कृषि के क्षेत्र में काफी ज्यादा जोर दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इंडस्ट्रियल, कारखाने पे जोर दिया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि और फैक्ट्री, इंडस्ट्रियल दोनों को मिलाकर जोर दिया था। समझिएगा एक बात को, ठीक है, समझिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र पर ज्यादा जोर दिया। कच्चे माल की उत्पादन स्थिति को सुधार तथा खाद्य का समाधान किया गया। इसमें कच्चे माल की जो उत्पादन स्थिति को सुधार तथा खाद्यान्न जो होते हैं ना, मोटे मोटे अनाज का समाधान किया गया। बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया, क्योंकि विभाजन के कारण कृषि क्षेत्र में गहरी मार पड़ी। जब भारत विभाजन हुआ था 1946 में, उस समय भारत के अधिकतर जो जल है, जल सिंधु घाटी के जल से सबसे ज्यादा फसल का उत्पादन होती थी पंजाब और हरियाणा में। उस समय भारत जब विभाजित हो गया
तो पाकिस्तान ने प्रतिबंध लगा दिया, सिंधु नदी के पानी का प्रयोग भारत नहीं कर सकते। उस समय प्रेजेंट टाइम में कर रहा है, ठीक है, लेकिन अधिकतर भाग पाकिस्तान लोग करते हैं। अब क्या हुआ कि बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया, क्योंकि विभाजन के कारण कृषि के क्षेत्र में गहरी मार पड़ी थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना के यही सब उद्देश्य है, उसको ध्यान से देखना है, लेकिन लिखने से पहले कब शुरू हुई थी मेरे दोस्त, इसको भी आपको ध्यान रखना है। आते से दूसरी पंचवर्षीय योजना क्या है। दूसरी पंचवर्षीय योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 1961 होगी, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 1961 तक का था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के बाद यह महसूस किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना जब 1951 से 1956 तक हुआ, उसके बाद यह महसूस किया गया कि भारत में कृषि के साथ साथ इंडस्ट्रियल एरिया में भी वृद्धि होना चाहिए, समझिएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 1961 तक का था। प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं के बाद जब प्रथम पंचवर्षीय योजना हो गई, तब उसके बाद यह महसूस किया गया कि बिना उद्योग विकास की रफ्तार तेजी किए बिना भारत की मूल समस्याओं जैसे गरीबी, बेरोजगारी, क्षेत्रीय असंतुलन के दूर नहीं किया जा सकता है। भारत के लोग ने, ध्यान से समझिएगा, भारत के लोग ने यह महसूस किया कि अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ कृषि सेक्टर में अगर हम लोग ध्यान देंगे तो फिर हम लोग भारत को विकास की ओर नहीं ले जा सकते हैं। साथ ही साथ गरीबी बेरोजगारी को हम लोग दूर नहीं कर सकते हैं। तो पीवी महालनोबिस के माध्यम से मॉडल अपनाया और 1956 में द्वितीय पंचवर्षीय की शुरुआत किए और कहा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में तो हम लोग कृषि में विकास किए थे, इस बार हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया में विकास करते हैं, समझिएगा, याद रखिएगा मेरे भाई। सेंट्रल आपसे पूछा गया कि आप द्वितीय पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य बताना है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 1961 तक का था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के बाद यह महसूस किया गया कि अब बिना उद्योग के विकास के रफ्तार तेज किए बिना भारत की समस्या को गरीबी और बेरोजगारी और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर नहीं किया जा सकता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी गई। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास, अब कौन सा उद्योग था वो भी डिस्कस कर रहे हैं, समझिएगा। विकास को प्राथमिकता दी गई। देसी उद्योग के संरक्षण के लिए, देसी जो उद्योग होती है देहाती, देसी उद्योग को संरक्षण के लिए सरकार ने आयात पर ज्यादा निवेश किया। इस नीति से और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग के आगे बढ़ने में मदद मिली। अब हमें समझ में नहीं आता है सर, ये जो विकास किया गया सही है, विकास करना बात सही है मेरे भाई, लेकिन यहाँ पे ना आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि अगर विकास हुई है तो इंडस्ट्रियल एरिया का विकास हो गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, लेकिन कौन कौन से इंडस्ट्रियल एरिया थी, ध्यान से समझिएगा। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाएगी, इसको ध्यान पूर्वक समझना चाहिए। 3 उद्योग था, ऐसा तो भारत में 4 सबसे बड़े बड़े कंपनियां हैं, लेकिन 3 उद्योग इसमें हुई थी और 1 उद्योग हुआ था तीसरा में। समझिएगा पहला कौन था, लिख लीजिए अपने कॉपी में, ठीक है। राउल केला, याद रखिएगा, स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, स्टील पीस प्लांट, ठीक है। राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ है मेरे दोस्त, तो पढ़ेंगे उड़ीसा में। कहाँ पे है, उड़ीसा में। दूसरा कौन था सर, भिलाई, क्या मेरे भाई, भिलाई स्टील प्लांट, क्या था, भिलाई स्टील प्लांट। कहाँ पे है सर भिलाई स्टील प्लांट, याद रखिएगा, कहाँ पे है, छत्तीसगढ़। कहाँ पे मेरे भाई, छत्तीसगढ़ में है। तीसरा कौन सा उद्योग था सर, तीसरा उद्योग था दुर्गापुर स्टील प्लांट, क्या, दुर्गापुर, याद रखिएगा, स्टील प्लांट, स्टील प्लांट। ये कहाँ है सर, तो बंगाल में, पश्चिम बंगाल, सॉरी, ठीक है, कहाँ पे है, बंगाल में है। और चौथा जो है ना वो आपका यहाँ पे है नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, 3 को ही इसमें बनाया गया था। पहला राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा, भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़, दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल। एक होता है सर दुर्गापुर स्टील प्लांट के बाद जो होती है वो बोलेंगे सर जमशेदपुर स्टील प्लांट हो ना, टाटा स्टील प्लांट सुने होंगे ना, जो झारखंड में है। इनका भी गठन हुई थी, याद रखिएगा, कब, द्वितीय पंचवर्षीय योजना नहीं, तीसरा में हुई थी। लेकिन 4 भारत का सबसे बड़ा फैक्ट्री है स्टील कंपनी का, जिसमें से 3 का स्थापना हुई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, और तीसरा जो थे, सॉरी चौथा, उसका स्थापना हुआ था तीसरी में, जो झारखंड में स्थित है ऑलरेडी, ठीक है। एक बार इसको आप लोग
लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं सर, खाद्य में संकट के प्रमुख कारण कौन थे। भारत में एक समय था जब खाद्य संकट उत्पन्न हो गई थी, इसके कारण आपको बताना है। 1960 के दशक में कृषि की हालत बहुत खराब हो गई थी, बिल्कुल सही बात है। 1960 के दशक में कृषि की हालत बहुत खराब हो गई थी। फिर 1965 से 1967 के बीच देश का अनेक हिस्सा सूखा पड़ गया और एक समय आया था कि भारत में सूखा पड़ गई। अब क्या होगा, सूखा पड़ गई तो फसल का उत्पादन होगा नहीं। इसी वक्त भारत में 2 युद्ध का सामना करना पड़ा और इसी वक्त ऐसा तो सूखा पड़ गया, लेकिन और दो युद्धों का सामना करना पड़ा था। क्या क्या समझेगा। इन सभी कारणों से खाद्य संकट यानी फूड ग्रेन की कमी हो गई। लगभग बड़े पैमाने पर देश में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और ऐसा उत्पन्न हुआ, ऐसा लगने लगा कि भारत में अब अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं कि अगर इस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए तब इजीली से कर लेंगे। खाद्य संकट जो होते हैं ना, मोटे अनाज, गेहूं, चावल, जौ, बजरा, मूंगफली नहीं होगी, ठीक है, ये सब मोटे अनाज है, खाद्य अनाज है, ठीक है। तो 1960 के दशक में कृषि का हालात बहुत खराब हो गई थी। 1965 से 67 के बीच में देश के अनेक हिस्सा में सूखा पड़ गया। इस वक्त भारत को 2 युद्धों का सामना करना पड़ा था। इन सभी कारणों से खाद्य की कमी हो गई और लगभग बड़े पैमाने पर देश में अकाल जैसे स्थिति भी उत्पन्न हो गई थी। अब आते हैं सर, क्या क्या उत्पन्न हुई थी। पॉइंट नंबर 1 पे देखते हैं, खाद्य पैदावार व जनसंख्या वृद्धि में बड़ा अंतर था। खाद्य पैदावार मतलब हो रहे हैं, मान लेते हैं 10 किलो चावल का उत्पादन हो रहे हैं और भारत में 15 केजी चावल की आवश्यकता है। अब 5 को व्यक्ति तो मान लेते हैं 10 को व्यक्ति खाते हैं, यहाँ पे 100 को व्यक्ति खाते हैं, तो यहाँ पे मान लेते हैं 150 व्यक्ति खाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि 50 व्यक्ति भूखे रह जा रहे हैं। मेरे बात को समझिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं, एक एक स्टेट को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, ठीक है। यही सब क्वेश्चन आता है बार बार एग्जाम में। कहां पे, जब आप कंपटीशन में जाएंगे। 10 केजी का उत्पादन हो रही है और खाने वाला व्यक्ति की संख्या कितना है, 15 केजी का। 5 ऐसा व्यक्ति होगी जो भूखे सहना पड़ता है, रहना पड़ता है। वही कह रहा है कि खाद्य पैदावार और जनसंख्या में वृद्धि में बड़ा अंतर था। 1965 और 1962 के युद्ध का प्रभाव। 1962 में भारत और चीन का युद्ध, 1965 में भारत और पाक का युद्ध। पाकिस्तान प्राकृतिक संकट आ गई, जैसे सूखा पड़ गया। क्या सूखा पड़ गया। विदेशी मुद्रा का संकट हुई, भूमि का अन्यायी संगत बंटवारा हुआ, जैसे भारत और पाकिस्तान का। सिंचाई के साधनों का अभाव हुई, सही प्रकार से सिंचाई करने का जो साधन होना चाहिए वो भारतीय सरकार के पास साधन भी नहीं थे और इस स्थिति में भारत में खाद्य समस्या उत्पन्न हो गई थी। अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपको बेहतरीन तरीके से ये सब क्लास अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि विदेश नीति क्या है। देखिए, आपसे यहां पे पूछा गया है कि विदेश नीति क्या होती है। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि विदेश नीति एक्चुअली होता क्या है। दुनिया में सभी देश एक दूसरे के साथ आपस में एक अच्छा संबंध बनाए रखना चाहता है। यहां पे ध्यान ना दें, ठीक है। सारा देश चाहती है कि हमारे भारत चीन का भी साथ अच्छा रहे, पाकिस्तान का भी साथ अच्छा रहे। पाकिस्तान का नहीं रहेगा, वहां का अर्थव्यवस्था सही नहीं है। भारत चीन के साथ रहे, अमेरिका के साथ रहे, रूस के साथ, ब्रिटेन के साथ, फ्रांस, जर्मनी, सब के साथ। और सभी देश चाहते हैं कि हम लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें। मिलजुल कर रहने का एक प्रॉफिट है। याद रखिएगा, विदेशी संबंध बढ़ेंगे और इस तरह से अपने देश का सामान को दूसरे देश के सामान को अपने देश में आयात निर्यात करके अपने उत्पादन में बढ़ावा कर सकते हैं और अपने व्यापार को स्ट्रांग कर सकते हैं, ठीक है। दुनिया के सभी देश एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का नहीं, 2 मार्क्स का है, ध्यान से समझिएगा। दुनिया में सभी देश एक दूसरे के साथ आपस में एक संबंध रखना चाहता है। आपस में संबंध रखने के लिए सभी देशों ने एक नीति बनाई। इस नीति को हम लोग विदेशी नीति कहते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू को विदेश नीति का मंत्रालय का अध्यक्ष मानते हैं, ठीक है। उन्हीं के द्वारा विदेश नीति शुरू की गई थी। किसके द्वारा?
पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही विदेश नीति की शुरुआत की गई थी। विदेश नीति क्या है? सभी देश एक दूसरे से चाहते हैं कि हमारा अच्छा संबंध बना रहे, और अच्छा संबंध इस तरह से अगर बना रहे तो हम लोग विदेश में अपने सामान को बेच सकते हैं, विदेश वाले भी हमारे देश में आकर सामान को बेच सकते हैं, और इस तरह से दोनों देशों का अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। इसी को हम लोग विदेश नीति कहते हैं। 2 मार्क्स का आएगा साधारण लैंग्वेज में, उम्मीद करते हैं पता चलेगा। भारत के परमाणु नीति का विवेचना करें। भारत में मैकमोहन रेखा क्या है? 1914 में ब्रिटिश सरकार और चीन के बीच शिमला सम्मेलन हुआ और भारत तथा चीन के बीच सीमा रेखा का निर्धारण हुआ। इसी रेखा को वर्तमान में मैकमोहन रेखा कहते हैं। ठीक है, 1914 में हुआ था। यहां देखते हैं। ठीक है, भारत के परमाणु नीति का विवेचना करें। भारत अपने परमाणु क्षमता का शांतिपूर्ण और रचनात्मक कार्य में प्रयोग करेंगे। भारत में जो परमाणु परीक्षण हुआ था ना पहली बार 1974 में, दूसरी बार 1998 में, तो वही यहां पे कह रहा है कि भारत ने परमाणु परीक्षण तो कर रहा है पर किसी देश को हमला करने के लिए नहीं, अपने देश को रक्षा करने के लिए बनाए गए। ये बात कहा था एपीजे अब्दुल कलाम ने। ठीक है, भारत अपनी परमाणु क्षमता का शांतिपूर्ण और रचनात्मक कार्यों में प्रयोग करेगा। भारत किसी अन्य देश पर परमाणु पहल नहीं करेगा, मतलब पहले से हमला नहीं करेगी, किंतु अगर कोई पहले से हमला करता है तो भारत भी उसको मुंहतोड़ जवाब देगी, उनके जवाब में वो भी परमाणु हमला करेगी। इसलिए बनाया गया था परमाणु। ठीक है, भारत किसी प्रकार के भेदभाव परमाणु संधि पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये सबसे पॉइंट नंबर 3 जो है मुझे सबसे अच्छा लगता है कि भारत किसी भी प्रकार के भेदभाव परमाणु संधि पर हस्तक्षेप नहीं करेगी। यह है सर हम लोग का, याद रखिएगा, टॉप ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन। अब आते हैं सर अगला क्वेश्चन, समझते हैं सर अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है, गुट निरपेक्षता के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट। सो स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। गुट निरपेक्षता, याद रखिए, जब भारत पूरे दुनिया 2 गुटों में बट गई थी, पूरी दुनिया, मैं सिर्फ भारत की भी बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया जब 2 गुटों में बट गई थी, उस समय याद रखिएगा, उस समय भारत एक ऐसे देश था, ना तो वो अमेरिका के साथ जाना चाहता था और ना ही वो सोवियत संघ के साथ जाना चाहते थे। उस समय भारत ने अपनाया कि चलिए गुट निरपेक्ष, और यहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छा लगा तो एक बार जरूर अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो।